टॉपिक हमारा ये है कि भारत की नदियाँ। देख सकते हैं भारत की नदियाँ, टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। तो चलिए इसके पहले कुछ प्रेरणा को जानते हैं, कुछ मोटिवेशन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है मोटिवेशन में, आप देखें तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं हम थोड़ी सी मोटिवेशन के बारे में। कही जा रही है कि रात की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, क्योंकि किताब हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागती हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत की नदियाँ, ये टॉपिक जो है सिर्फ भारत की नदियाँ हैं, और भारत की नदियाँ में भारत की सारी नदियाँ को कवर करने वाले हैं। सार भारत की जितने भी नदी, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी है, उसके बाद एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद गंगा नदी। ये सब जितने भी नदियां हैं, ये जो निकलने वाली है कहाँ से? हिमालय से। हिमालय से जो नदी निकल रही है वो ये। और उसके बाद एक और नदी निकलती है जो प्रायद्वीपीय नदी से निकलती है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। चलिए वो कौन कौन सी? वो जो है ऐसी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी होती है ना, और अरब सागर में गिरने वाली नदी है। दोनों पक्ष में है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। चलिए टॉपिक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? हिमालय से जो नदी निकल रही है वो नदी का नाम है सिंधु नदी, पहला टॉपिक। उसके बाद गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगतेज नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी है ना, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सब जितने भी नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलने वाली है? तो ये आप याद रखिए, ये जो निकलने नदी है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा टॉपिक में क्या लगाया गया है कि हिमालय की नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के हैं, बर्फ़ और ग्लेशियर के हैं। इन नदियों में साल भर पानी का बहाव होता है ना, साल भर पानी का क्या होता है? बहाव रहता है। कहा जा रहा है कि नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं, है ना, नदियों के जो बेसिन, जो पानी का ठहराव होता है वो बहुत बड़े होते हैं। कहा जा रहा है इनके हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रहता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि बेसिन का अर्थ क्या होता है? बेसिन, अभी जैसे कि पीछे हम लोग यहाँ पर जाने, यहाँ पर देखा गया कि बहुत बड़े बेसिन होते हैं ना, बहुत बड़े, क्या देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बेसिन होते हैं। इसी के बारे में जानते हैं कि बेसिन क्या होता है। चलिए देखिए बेसिन का अर्थ होता है क्या ना, कि जो भी जैसे कि नदी है ना, उसमें जो पानी का जो बहाव होता है, जो पानी का ठहराव होता है, उसके लिए बनाया जाता है। तो इसका अर्थ में हम लोग क्या बताया है कि नदी बेसिन एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ से बारिश या पिघली हुई बर्फ़ का पानी जो है ना, नदियों और नहरों और नालियों द्वारा एकत्र होकर एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। यह क्षेत्र एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ द्वारा ढका रहता है। कहा जा रहा है कि यह एक पानी का सबसे बड़ा जल स्रोत होता है। ये पानी का एक बहुत बड़ा जल स्रोत होता है, जैसे कि नदी, झील, समुद्र इसमें आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यही सब जो जहाँ पानी का ठहराव होता है वो बेसिन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, है ना, दक्षिण भारत की नदियाँ सबसे बढ़िया जानिए। दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। ये जितने भी नदियां हैं इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। अगला प्रश्न भी आगे क्या है, यांगतेज नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यांगतेज नदी के बारे में, है ना। चलिए यांगतेज नदी क्या है इसके बारे में कहा जा रहा है कि यांगतेज नदी चीन की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यांगतेज नदी क्या? चीन की सबसे लंबी नदी है, और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नदी है। दुनिया का क्या? सबसे तीसरा बड़ा नदी है। यह तिब्बत पठार से निकल करके संघाई के पास पूर्वी चीन सागर से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पूर्वी चीन सागर से मिल जाती है।
आप यहाँ पर देखें कि कहाँ से निकलता है, तो तिब्बत के पठार से, है ना, निकल करके संघाई के पास। देखिए संघाई जो है ना मेरे दोस्त, संघाई एक बंदरगाह है जो चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई बंदरगाह। उसके बाद क्या कहता है, यांगतेज नदी को चीन का चांग जियांग या तो चांग चियांग भी कहा जाता है। देखिए चांग जियांग या तो चांग चियांग के भी नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। बंगाल बांगा है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चलिए ध्यान से समझते चलते हैं। ये नदी जो है से बंगाल में गिरने वाली कौन कौन नदी है। पहला नदी जो है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में चलिए जानते हैं। गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, है ना। देखिए गोदावरी नदी के बारे में, गोदावरी नदी क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी और प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है ना, और दक्कन के पठार से होकर के बहती है। यह है गोदावरी नदी। उसके बाद क्या है, कृष्णा नदी। देखिए उसके बाद कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृष्णा नदी क्या है कि यह एक दक्कन के पठार से निकलती है ना, दक्कन के पठार के पर्वत से निकलती है, पत्थर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद क्या है, महानदी है। देखिए महानदी क्या है, महानदी कहा जा रहा है कि यह मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पूर्वी की ओर बह जाती है ना, पूरब की ओर बहती है, चली जाती है। उसके बाद अगला जो है सवाल है वो है कावेरी नदी के बारे में, है ना। कावेरी नदी कहा जा रहा है कि यह भी पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अब फिर आगे सवाल है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, अरब सागर में जो गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में जानिए। चलिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ के बारे में, तो ये कहा जा रहा है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। क्या है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो अरब सागर में गिरती है और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिमी घाट की ओर बहती हुई चली जाती है ना। फिर बताया जा रहा है कि ताप्ती नदी, ताप्ती नदी क्या है ना, नर्मदा नदी के बाद यह दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, दूसरी सबसे लंबी नदी, इसको याद रखिएगा। नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है और खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिर जाती है ना, अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद जो आता है माही नदी। चलिए माही नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या माही नदी, यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है और यह राजस्थान के सतपुड़ा पर्वत, देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा, है ना, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से निकलती है और यह गुजरात के रास्ते होकर के अरब सागर में गिर जाती है। देखिए उसके बाद कुछ शुरू कर रहे हैं गंगा नदी, है ना। गंगा नदी का नदी तंत्र जो शुरू होने वाला है, तो इसके बाद इसमें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, है ना, कहाँ से हुआ, है ना, इस चीज़ को पहले आपको जानना होगा। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले आपको हम एक बता दें कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो दोनों है, उत्तराखंड से ही हुआ है, समझ गए ना, दोनों उत्तराखंड से हुआ है। जैसे कि उसमें सबसे पहले एक साइड से आता है गंगोत्री हिमानी, है ना, एक साइड से क्या आता है, गंगोत्री हिमानी। उसके बाद दूसरे साइड से आता है संतोपंथ हिमानी। लेकिन ये दोनों को जब ग्लेशियर से निकलता है ना, तो ग्लेशियर से निकलने के बाद दोनों का नाम चेंज हो जाता है ना। जब ग्लेशियर से निकलता है तो उनका नदी का नाम हो जाता है, ये जो संतोपंथ हिमानी जो वहाँ ग्लेशियर से निकल करके आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है, अलकनंदा। तो देख सकते हैं आप, फिगर देख सकते हैं अलकनंदा का, है ना। और उसके बाद जो इधर से गंगोत्री हिमानी जो आती है उनका भी नाम चेंज हो जाता है और आने के बाद क्या बन जाता है, भागीरथी। देखिए भागीरथी नदी, देखिए, है ना। ये दोनों नदी आकर के आपस में मिलती है कहाँ, देवप्रयाग में, और जहाँ देवप्रयाग में मिलती है वहाँ से गंगा की शुरुआत हो जाती है। समझ में आ रहा है। देखिए जहाँ मिलती है वहाँ से देवप्रयाग में मिलती है, वहाँ से गंगा नदी का शुरुआत हुआ। फिगर में देख सकते हैं एक नदी इधर से जो आई है वो नदी है भागीरथी नदी, और एक नदी जो इधर से आई है वो है अलकनंदा नदी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब दोनों का मिलान हुआ है, जो मिलान बिंदु है दोनों का मिलान बिंदु है वो देखिए, मिलान बिंदु देखिए, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मिलान बिंदु है दोनों का, देखिए, है ना,
यहाँ पर दोनों का मिलान बिंदु है। एक नदी इधर से आकर मिला है और एक नदी इधर से, यही जो दोनों का मिलान बिंदु है इसी का नाम है देवप्रयाग, जहाँ गंगा नदी की शुरुआत होती है। यहाँ से जो बहती है वो गंगा नदी बहती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इसकी डिटेल हम करेंगे पीछे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो जहाँ से मेघना होता है, जहाँ सुंदरबन डेल्टा बनता है, पद्मा नदी का मिलन होता है, ये लास्ट में बताया जाएगा गंगा नदी के बारे में। चलिए, तो गंगा नदी की शुरुआत हो रही है। अब हमने देखा कि देवप्रयाग में जो मिल रही है वो नदी, वो कौन कौन सी नदी मिल रही है। तो मैंने अभी क्या बताया कि पहला अलकनंदा नदी मिलेगी और भागीरथी नदी मिलेगी, तो बन जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ से गंगा नदी का शुरुआत हो जाता है। उसके बाद जो है से अलकनंदा नदी है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। इस चीज़ के बारे में जानने के लिए पहले आपको फिगर दिखाता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये धौली गंगा नदी जो है, ये धौली गंगा यहाँ से निकलती है और जाकर के संतोपंथ हिमानी जो नदी आई हुई है, जो अलकनंदा नदी आई हुई है, उससे आकर के मिल जाती है। जब उससे आकर के मिल जाती है तो उसका नाम क्या बन जाता है, देख लीजिए। तो उसका नाम क्या बन जाता है, विष्णु प्रयाग। जब आकर के अलकनंदा नदी या प्लस ये जो धौली गंगा मिलता है तो उसका नाम बढ़ जाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी में आकर के मिलता है मंदाकिनी नदी, और जब मंदाकिनी नदी आकर के मिलता है तो उसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग, है ना। देखिए, मंदाकिनी नदी आकर के यहाँ मिल रहा है, तो मंदाकिनी नदी आकर के नंदाकिनी नदी मिल रहा है, तो उसका नाम क्या बन जा रहा है, देखिए नंदाकिनी नदी। ये जो आकर के मिल रहा है तो इसका नंद प्रयाग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसका अगला अगला सवाल है कि अलकनंदा नदी जो है और उसमें पिंडार नदी जब ज्वाइंट हो जाता है तो उसके बाद बन जाता है कर्णप्रयाग। ये जो दो नदी जो है ना जुटने के बाद कर्णप्रयाग में बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि पिंडार नदी, देखिए है ना, पिंडार नदी आकर के अलकनंदा से जब मिल रही है तो बन जा रहा है कर्णप्रयाग। देखिए लिखा हुआ है कर्णप्रयाग, है ना, कर्णप्रयाग मिल जा रहा है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखिए जब ये मिल जाता बच रहा है अलकनंदा नदी में, फिर लास्ट में जो नदी मिलती है मंदाकिनी नदी मिलती है। क्या मिलती है, मंदाकिनी। एक होता है नंदाकिनी, एक होता है मंदाकिनी। जब ये दोनों अलकनंदा से आकर के मिलती है तो बन जाता है रुद्रप्रयाग। यहीं से शुरुआत होता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। ये जो नदी आकर की जो मिल रही है रुद्रप्रयाग में, कहाँ से, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल कर के आई है और मिली है अलकनंदा नदी में, तो वहाँ से नाम आ जाता है रुद्रप्रयाग। क्या हो जाता है, रुद्रप्रयाग। और जब ये दोनों नदी संतोपंथ हिमानी और गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी और संतोपंथ हिमानी का जो वाइंट जो है वही होता है देवप्रयाग। क्या होता है, वही होता है देवप्रयाग। देखिए, वही देवप्रयाग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिगर की ओर। फिगर हमारा अब क्या है, फिगर अब हम लोग डायग्राम, देखिए कहा जा रहा है इसमें बताएं कि ऐसे पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। फिगर से अगर किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो भूलने का प्रयास नहीं होगा, भूलने कभी नहीं। ये क्या जा रहा है ना कि राम गंगा जो है सो आकर के मिला है कहाँ से, तो राम गंगा आकर के गंगा नदी में मिला है, जो कि कन्नौज से आया। कन्नौज का कहने का मतलब क्या, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज क्या है, उत्तर प्रदेश में। ये जो नदी जो है रामगंगा, वो समतल से आकर के मिला है, ठीक है ना, समतल से आकर के मिला है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, एक होता है ना, और उसके बाद जो आगे बढ़ेगा तो उसके बाद प्रयागराज। देखिए यहीं पर जो प्रयागराज में जो मेला लगा था महाकुंभ का, वो प्रयागराज में बहुत से लोग गए थे स्नान के लिए, है ना। चलिए इसके बाद फिर यहाँ से एक और जो निकती गोमती नदी, गोमती नदी भी जो है ना से फुलहर झील से निकल कर के आती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है, विलय हो जाती है ना। फुलहर झील से निकलती है गोमती। चलिए उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो देख रहे हैं उत्तर से आई हुई नदियाँ हैं, ये उत्तर से आई हुई नदियाँ हैं। जैसे कि इसमें करनाली का भी नाम सुने हैं आप, है ना, करनाली का नाम सुने हैं, काली नदी का नाम सुने। ये सब जो दोनों मिलने ज्वाइंट मिलने के बाद सो घाघरा नदी बनता है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट जो है सो घाघरा, और इस जो आकर के मिलता है घाघरा नदी कहाँ विलय हो जाता है, तो गंगा में। और जो विलय हो रहा है कहाँ से, तो छपरा से विलय हो जा रहा है, आकर के मिल जा रहा है। अगला सवाल है, बिहार में एंट्री कर चुके हैं, प्रयागराज छूटा तो बिहार में एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद सब कहा जा रहा है गंडक नदी। देखिए गंडक भी नदी निकलता है और जाकर के गंगा में विलय हो जाता है। ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। गंडक, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो कि हाजीपुर से निकलती है और जाकर के विलय हो जाती है। चलिए ठीक है। अगला सवाल जो है सो कोसी नदी।
है ना। कोसी नदी जो है ना वो यहाँ बिहार से, उत्तर बिहार से आती है, और बाढ़ की अगर देखा जाए तो शोक नदी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। इस चीज़ को, प्रश्न को याद रखिएगा। ये भी आकर के क्या होता है, गंगा में विलय हो जाता है, जो कि कटिहार जिला से होते हुए आता है ना। उसके बाद फिर बनता है क्या, महानंदा। महानंदा वो भी जाकर के क्या हो जाता है ना, यहाँ पर कब मिलता है, महानंदा कब मिलता है, जब ये लास्ट मुहाना आता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने का जब बात होता है, जब वहाँ पर, तो ये आएगा। तो सबसे पहले उत्तर भारत की सारी नदियाँ को देख लिए। अब कवर करने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, जैसे कि उत्तर से और दक्षिण से जो नदी है उसकी बात करने वाले हैं। ये इसमें क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी क्या है, हाँ, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से आकर के मिला, यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो आकर यमुना नदी पे जाकर के मिली है, तो गंगे में ही मिल गई है, ठीक है, गंगा में ही मिल गया है। और कहाँ मिला है, तो ये जो जाकर के मिला है वो प्रयागराज, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला ना है कि यमुना नदी की जो चंबल नदी है, जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, क्या है, चंबल उसकी सहायक नदियाँ है ना। इसकी जो मध्य प्रदेश से निकल कर के आई है चंबल नदियाँ, है ना, और जाकर के यमुना में विलय हो गई है ना। और उसके बाद कहा जा रहा है फिर बेतवा। बेतवा भी जो है सो किसकी सहायक है, जमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो जाकर के मिल जाती है और जमुना में और विलय हो जाती है। उसके बाद फिर है केन। केन भी नदी जो है वो भी निकलती है, और उसके बाद जाकर के विलय हो जाती है जमुना में। तो ये जो निकलता है, ये कौन कौन सी, ये टोन्स जो है ना, टोन्स एक समतल है, वहाँ से निकलता है ये सब नदी, और जाकर के सम विलय हो जाता है एक दूसरा से। कहा जा रहा है कि कैमूर की पहाड़ी से जो निकलती है वो केन है और टोम्स है, जिसमें, है ना, कर्मनाशा नदी का भी नाम सुने होंगे आप। कर्मनाशा ये भी क्या है, जाकर के गंगा में विलय हो जाती है ना। तो आप याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत से जो निकल करके नदी है, वो विंध्याचल पर्वत से जो नदी निकल रहा है वो है बेतवा नदी, है ना। हाँ, जनपाऊ पहाड़ एमपी मध्य प्रदेश से जो निकल करके चंबल नदी, है ना, तो जाकर के यमुना में विलय हो जा रहा है। यमुना में कौन कौन नदी विलय हो रहा है, तो चंबल, बेतवा, केन, ये तीन नदी जो कि सहायक नदियाँ यमुना की जाकर के विलय हो जाती है, और यमुना नदी जाकर के गंगा में विलय हो जाती है। उसके बाद अगला सवाल जो आता है कि जो बिहार से जो सोन नदी गया है वो जाकर के पटना से, देखिए सोन नदी निकला और पटना जाकर के वहाँ गंगा नदी में विलय हो गया। उसके बाद दोनों का जो ख़त्म होता है, जो लास्ट पीरियड आता है यहाँ, तो लास्ट में यहाँ पर दो मुहाना बनता है। देखिए यही चीज़ को बारे में हम वहाँ बताने वाले थे, जो पिछले बार आप फिगर में देखे थे। देखिए आप यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पर एन से आता है पद्मा नदी और एन से आता है जमुना नदी, और है ना, यही दोनों नदी जो है से मिलने के बाद बन जाता है यहाँ मेघना। देखिए यही है मेघना, और मेघना के पास में बनता है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। मेघना के पास में क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा। वही दामोदर नदी, हुगली नदी जाकर के वहाँ, है ना, यही यहाँ पर डेल्टा बनाने का प्रयास करता है, यहाँ से बनता है और यहीं डेल्टा बनता है, जब दो नदी आपस में मिल जाती है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब ध्यान से समझते हैं, पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत की नदियाँ, है ना, गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। क्या है, गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है ना। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, पहला जो है से भारत और दूसरा है बांग्लादेश। कहा जा रहा है कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। पहला में है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है गंगा नदी। कहा जा रहा है कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है ना। इसमें बैक्टीरियोफेज, क्या याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है ना, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। उसके बाद गंगा नदी की, जो गंगा नदी 2008 के, देखिए 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और जो गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया, है ना। ये राष्ट्रीय नदी कब घोषित हुआ, 2008 में, और डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया। अगला सवाल क्या है आपके सामने, अगला सवाल जो है वो है क्या,
गंगा नदी की सहायक नदियाँ, देखिए गंगा नदी की सहायक नदियाँ, उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन? यमुना नदी, रामगंगा, घाघरा, करनाली जिसको बोलते हैं, घाघरा को करनाली बोलते हैं, ताप्ती, गंडक, कोसी और काछी, ये जितने नदियां हैं उत्तर से आकर के मिली हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या है कि दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां, दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां कौन कौन है? चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिण टॉप्स, ये जितने नदी हैं वो आकर के दक्षिण से मिली हैं गंगा में। कहा जा रहा है कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई, भारत में पूछा है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2071 है ना, 2071 है किलोमीटर, जिसमें अगर देखा जाए तो 2071 किलोमीटर भारत में कुल लंबाई है। और जब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 454 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बांग्लादेश में। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि गंगा नदी एशिया की अन्य प्रमुख नदियों की तुलना में गंगा भारत की सबसे क्या है, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और औसत प्रवाह की बात की जाए तो 14,720 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये गंगा नदी का सारी चीज़ जो थी हमने कवर किया। अब शुरुआत हो रही है सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र शुरू हो रही है ना। चलिए सिंधु नदी तंत्र शुरू हो रही है। सिंधु नदी, ये डायग्राम है सिंधु नदी का पूरा, आप देख सकते हैं है ना, कहा तो बड़ा करके दिखा दिया जाए गंगा नदी का पूरा, है ना। चलिए इसके साथ हम लोग गंगा नदी को भी थोड़ा सा डायग्राम को आप देख सकते हैं, अगर जूमिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जूमिंग करके, और कहा तो और जूमिंग कर दिया जाए, अब आराम से फिगर को देख सकते हैं, फिगर को देख करके याद कर सकते हैं, है ना, है ना। फिगर को देख करके आप आराम से बेहिचक याद कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिगर को देख करके बेहिचक याद कर सकते हैं, है ना। चलिए गंगा नदी की तो पूरी कहानी हो गई। अब शुरुआत होने वाली है हमारी क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नहीं, सॉरी, सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके यूट्यूब पर छोड़ चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। क्या जा रहा है इसमें कि सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करना है। क्या करना है? सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करना है। चलिए हम लोग सिंधु नदी के बारे में जानेंगे, है ना। सिंधु नदी हमारे जो है ना, वो सिंधु कहा जा रहा है, लेकिन सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकल कर के आई है और कहाँ मिलने वाली है, कहाँ उनका मुहाना है, कहाँ से उद्गम स्थल हुए, है ना, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए हम लोग फिगर की ओर आगे बढ़ते हैं, फिगर समझाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। कहा जा रहा है कि देखिए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र जो है ना, वो उसका उद्गम स्थल पहले देख लिया जाए। उद्गम स्थल कहा जा रहा है मानसरोवर झील। कहाँ? मानसरोवर झील। आखिर ये है कहाँ पर? मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। तिब्बत में मानसरोवर झील है ना। और तिब्बत कहाँ है अगर बात की जाए तो चीन में है। तिब्बत कहाँ है? चीन में है। तो हम लोग इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनका मुहाना यानी कि मिलने का जो रास्ता, मिलना कहाँ है, अगर यहाँ से जो नदी निकला है वो नदी आकर के मिलेगा कहाँ? तो ये अरब सागर में मिलेगा, है ना, अरब सागर में गिर जाएगा ये नदी। कहा जा रहा है इसकी सहायक नदियाँ भी कौन कौन सी है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है ना। रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी जो है ना, इन सब का मुहाना कहाँ है? ये जो जितनी नदी हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि सिंधु नदी 3 देशों से होकर के बहती है। देखिए सिंधु नदी 3 देशों से होकर के बहती है। पहला देश क्या है? तो पहला देश के बारे में देखिए, पहला देश क्या है? पहला देश जो है चीन है, भारत है और पाकिस्तान है। ये 3 देश है, 3 देशों से होकर के बहती है ये सिंधु नदी। इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील, देखिए चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है ना, निकल कर के भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर वहाँ से पाकिस्तान होते हुए
अरब सागर में गिर जाती है ना, वहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। फिर क्या है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 3180 किलोमीटर है। कितना है? 3180 किलोमीटर। अगर भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 1114 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है, याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। कितनी नदियाँ? 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। भाई कौन कौन नदी तिब्बत से आती हैं उनको देख लेते हैं। जो तिब्बत से जो नदी आ रही है वो नदी है सिंधु और एक है सतलज। ये 2 नदी तिब्बत से आ रही है, ठीक है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर बसा हुआ है। सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है? भारत का लेह शहर स्थित है। कहा जा रहा है कि सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, है ना। सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान, कौन? अयूब खान। ये दोनों ने क्या किया? हस्ताक्षर किए, है ना, दस्तखत किए। क्या किए? दस्तखत किए। कहा जा रहा है, अभी तो इसकी विवाद चल रही थी पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध हो रहे थे, इसमें बताया जा रहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द हो गई है ना। सिंधु जल समझौता रद्द हो गई, भारत ने पानी रोक लिया है, पाकिस्तान में पानी नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है इसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन जो समझौता था उस समय 1960 में हुआ था और दोनों के बीच में। चलिए आगे की ओर बात की जा रही है। क्या है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नदी है भाई? तो पाकिस्तान में जो नदी है ना, वो नदी देखिए, सिंधु नदी पाकिस्तान में है, झेलम नदी पाकिस्तान में है, चिनाब नदी पाकिस्तान में है। तो हमारे पास क्या है? भारत में क्या है भाई? तो भारत में रावी है, सतलज है और ब्यास है ना। एक तिब्बत से जो निकल कर के सिंधु नदी पाकिस्तान की है और एक तिब्बत से निकल कर के जो भारत की नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल, देखिए सवाल है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल और मुहाना बताइए, मुहाना, है ना। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है ना से बारालाचा दर्रा का, बारालाचा दर्रा, ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, और मुहाना सिंधु नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जाकर के सिंधु नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा, है ना, चंद्र प्लस भागा, ये 2 नदी का नाम बना है, चंद्र प्लस भागा, है ना, चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है ना। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है तो चिनाब है। अगला सवाल क्या है कि झेलम नदी, है ना, झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झील है। क्या है? बैरीनाग झील, है ना, जो जम्मू कश्मीर में और मुहाना मिलने का जो जगह है वो चिनाब नदी में मिल रहा है ना। मिलना कहाँ है? तो चिनाब नदी में। ये झेलम नदी कहाँ मिलेगी? चिनाब नदी में मिलेगी, है ना। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है। श्रीनगर जो है ना झेलम नदी के तट पर बसा है, इसको आप याद रखिएगा। श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है? तो झेलम नदी के तट पर। अगला सवाल है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, इसको याद रखिए, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में मुहाना, इसका जो है सो चिनाब नदी, इसका भी मुहाना क्या है? चिनाब नदी। कहा जा रहा है लाहौर जो है ना सो रावी नदी के तट पर बसा है। कहाँ बसा है? रावी नदी के तट पर, इसको याद रखिएगा, लाहौर रावी नदी के तट पर बसा है। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है सो मानसरोवर, अभी तो मैंने बताया कि सतलज नदी का मानसरोवर है ना क्या उद्गम स्थल है। फिर कहा जा रहा है कि राकसताल झील जो है ना, राकसताल झील इसकी मुहाना, है ना, ये राकसताल झील मुहाना अगर कहाँ है तो ये जाकर के चिनाब नदी में मिल जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक है कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, इसको याद रखिएगा। इस हर बार सवाल पूछता है, हर एक कंपटीशन में सवाल आता है कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है, बनाई गई है। तो भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बनाई गई? तो याद रखिएगा, सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कहा जा रहा है कि ब्यास, है ना,
ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, है ना, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। मुहाना अगर मिलने का इसका जगह कहाँ, कौन सी नदी मिलेगी, कौन सी नदी में विलय होगी, तो ये नदी है सतलज नदी। सतलज नदी में क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। विलय का मतलब होता है मिल जाना। चलिए अगला, ये पॉइंट्स थोड़ा सा समझ लीजिए कि पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है ना। सतलज और ब्यास का क्या होता है? संगम होता है। सतलज और पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर का निर्माण होता है, वहीं से इंदिरा नहर निकलती है। चलिए इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत की प्रमुख नदियाँ। आप सारी नदियाँ के बारे में जानेंगे। भारत में जितना नदी है उस सब नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ मिली है ना। तो चलिए गंगा नदी की बात की जा रही है। सबसे पहले गंगा नदी भाई निकली कहाँ से है? तो ये जो निकली है ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकली है ना। और एक और निकली है संतोपंथीमानी, वो भी निकली है ग्लेशियर से निकली है ना, वो भी उत्तराखंड में। और इनको मिलने का मुहाना है बंगाल की खाड़ी। कहाँ मिलना है? बंगाल की खाड़ी। कहा जा रहा है यमुना नदी के बारे में, कहा जा रहा है यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से, है ना, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और इसका जो गिरने का स्थान है वो प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है, प्रयागराज गंगा में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है ना। मानसरोवर झील तिब्बत में है। कहा जा रहा है कि गिरने का स्थल कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरना है, बांग्लादेश के रास्ते, है ना, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला फिर क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में जानिए। नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी ये क्या है कि इनका उद्गम स्थल जो है सो अमरकंटक मध्य प्रदेश में, है ना। इनका उद्गम स्थल अमरकंटक से निकल करके मध्य प्रदेश उनका राज्य है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और गिरने का अगर मुहारा देखा जाए तो अरब सागर में गिरती है। उसके बाद फिर ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है सो उद्गम स्थल सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। अगला सवाल फिर क्या है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ना त्र्यंबकेश्वर, है ना, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात की जाती है। कृष्णा नदी उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला इसमें सवाल क्या है? कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें कावेरी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद सरस्वती नदी। क्या है? सरस्वती नदी माना गांव उत्तराखंड। क्या? माना गांव उत्तराखंड से निकलती है, समतल से निकलती है और आगे चल कर के अदृश्य भूमिगत हो जाती है। जो निकलती है अदृश्य भूमिगत मतलब होता है ज़मीन में बह जाना। इनका कोई मुहाना मिलने और कहीं गिरने का स्थान नहीं है। पानी बह करके सारे खेत में बराबर हो जाना, है ना, या दृश्य हो जाना, पता नहीं चलना कि कौन सी नदी में गई है। उनका नदी ही आगे नहीं है, उस अदृश्य हो गए हैं। अगला सवाल क्या है कि सिंधु नदी। इनका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील तिब्बत, है ना, गिरने का स्थान है अरब सागर। चलिए आप समझ गए। अब थोड़ा सा फिगर को डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम, है ना। सिंधु नदी की थोड़ी सी डायग्राम समझ लेते हैं कि चिनाब नदी किधर है, क्या है, नहीं है, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा कवर होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको जूमिंग करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए सिंधु नदी का अभी मैंने क्या बताया कि सिंधु नदी जो है ना वो यहाँ से निकला है ना, चीन से निकला है। और चीन में मानसरोवर झील जो है तिब्बत में, वहाँ से निकला है सिंधु नदी तंत्र। कहाँ निकला है? सिंधु नदी तंत्र। और जो सिंधु नदी तंत्र निकला है और आगे जाकर के पाकिस्तान के रास्ता से होते हुए, है ना, पाकिस्तान देखिए पहला शुरू हुआ यहाँ चीन से शुरू होता है, यहाँ से चीन में शुरू हुआ और उसके बाद भारत में एंट्री किया और भारत में एंट्री करते हुए आकर कहाँ गिर रहा है? पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को देखना होगा कि इसकी जो सहायक नदी है वो सबसे बड़ी नदी अगर कोई चिनाब नदी, देखिए चिनाब नदी जो है ना सबसे बड़ी सहायक नदी है।
है ना। चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहा जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि फिगर में बताया जा रहा है ना कि रावी नदी, देखिए रावी नदी है, ये जाकर के कहाँ मिल रही है, चिनाब नदी में मिल रही है। देखिए इनका चिनाब नदी का मुहाना है ठीक है। उसके बाद झेलम भी आकर के मिल रही है तो चिनाब में मिल रही है ना। उसके बाद देखा जाए तो ब्यास नदी भी कहाँ जाकर के मिल रही है, तो चिनाब में मिल रही है ना। और सतलज नदी जो है वो जाकर के वो भी कहाँ मिल रही है, चिनाब में मिल रही है। और ये जो सतलज नदी निकला है यहाँ से, ये जो डायरेक्ट निकला है पंजाब के रास्ता, हरियाणा के रास्ता होते हुए हमारे पास भारत से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाता है ना। और जाकर के गिर जाता है, पानी मुहाना अरब सागर में गिर जाता है। तो आपको तो समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको इसी के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और सारी चीज़ को आप कवर कर लिए हैं एक वीडियो में, है ना। तो आप इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिए, प्रश्न इससे आते ही आते हैं, है ना।